राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत लोगों ने मुझे पूछा है। मेरी लास्ट जो 2-3 वीडियोस है उसमें बहुत सारी एंगेजमेंट हुई है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, अपनी-अपनी स्टोरीज मुझे बताई है, अपने डायलिसिस की जर्नी बताई है। जहाँ पे बहुत लोगों को 2 महीने से डायलिसिस हो रहा है, 6 महीने से डायलिसिस हो रहा है, उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में डायलिसिस हो रहा है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन मुझे बहुत लोगों ने पूछा था और वो था कि डाइट का क्या करना चाहिए? कि अगर कोई इंसान डायलिसिस पे है या उनको किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, तो उनको डाइट में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। अब मैं जो हूँ वो डायलिसिस में 3 साल से हूँ। 3 साल से मेरा डायलिसिस हो रहा है और उसके पहले भी जब मेरा 2013 में ट्रांसप्लांट हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद भी मुझे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थे डाइट में और मुझे मेरे डायटीशियन के हिसाब से खाना-पीना मुझे अलॉट किया गया था। तो मैं वो सारा जितना मेरा एक्सपीरियंस है अबाउट डाइट अबाउट डायलिसिस आल्सो एंड बिफोर डायलिसिस आल्सो कि अगर तुमको किडनी का स्टार्टिंग हो रहा है, किडनी प्रॉब्लम्स का स्टार्टिंग हो रहा है, स्टेज 3, स्टेज 4 का अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, वो एकदम मैं जनरलाइज़ बना रहा हूँ, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ये खाना ही चाहिए या ये अवॉइड ही करना चाहिए। देखिए, हर एक इंसान का हर एक बॉडी टाइप अलग-अलग होता है। इसलिए डॉक्टर्स हमें ब्लड रिपोर्ट्स करवाने के लिए बोलते हैं ताकि उनको पता चले कि हमारे बॉडी में क्या कम है, क्या ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से डॉक्टर्स हमें दवाइयाँ भी देते हैं और उसके हिसाब से ही हमें हमारा डाइट भी करना चाहिए। तो अगर आपको एकदम स्पेसिफिक डाइट आपको प्लान चाहिए, तो अपने डायटीशियन से जाके मिलिए और वो डायटीशियन जैसा आपको बताए वैसा करना। ये वीडियो जो है वो मैं एकदम जनरल वे में बता रहा हूँ ताकि हर एक लोगों को एक आइडिया मिल सके कि हाँ भाई, ये चीज़ है जो जनरली अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज़ है जो जनरली आपको लेनी चाहिए। तो बस ये जनरलाइज़ वीडियो है। स्पेसिफिक अगर आपको चाहिए तो आपके डॉक्टर्स को और आपके डायटीशियन को कंसल्ट करना ना भूलना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप डायलिसिस पेशेंट हो, आपका डायलिसिस अगर स्टार्ट हो गया है और काफ़ी वक़्त हो गया है अगर आपको आपके डायलिसिस करवाते हुए, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको ध्यान रखनी है तो वो है आपका प्रोटीन इंटेक। आप कितना ज़्यादा प्रोटीन खाते हो, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप डायलिसिस करवाते हो ना, तो वो मशीन जो डायलिसिस करती है, जो आपका फ़िल्टरेशन करती है, ब्लड फ़िल्टरेशन करती है, जो इम्प्योरिटीज़ आपके बॉडी में है, वो जो निकाल रही है, तो वो मशीन को पता नहीं है कि प्रोटीन को नहीं निकालना है और वो प्रोटीन इम्प्योरिटी नहीं है। वो प्रोटीन को भी निकाल देती है, अपने साथ-साथ बॉडी में से। तो वो जो प्रोटीन जो निकल जाता है, वो प्रोटीन वापस स्टोर भी तो होना चाहिए क्योंकि अगर बॉडी में प्रोटीन रहेगा ही नहीं, तो हमारे बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिलेगी डे टू डे वर्क करने के लिए या कोई भी ऐसा काम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए हमारे में हिम्मत ही नहीं रहेगी। इसलिए जितना ज़्यादा प्रोटीन हो सके, उतना ज़्यादा प्रोटीन आपको लेना है। आपका प्रोटीन इंटेक हर एक मील में आप जो भी खाते हो, पूरे दिन में अगर आप 3 बार खाते हो या 4 बार खाते हो, उसमें आपको प्रोटीन ऐड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोटीन इंटेक करोगे, उतना ज़्यादा आपके बॉडी में स्ट्रेंथ रहेगी। जैसे कि मैं प्रोटीन के लिए पनीर का यूज़ करता हूँ और बहुत सारे डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स भी देते हैं। जो डॉक्टर्स ये दे सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या अपने डायटीशियन के पास जाते हैं, तो वो आपको आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से, ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको प्रोटीन पाउडर भी कंसल्ट करेंगे कि आपको प्रोटीन पाउडर ये प्रोटीन पाउडर लेना है या ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने हैं, ये प्रोटीन की बिस्किट्स भी आती है बहुत। तो अलग-अलग चीज़ें जो प्रोटीन का सोर्स बन सकती है बॉडी के लिए, वो आपको लेना है। क्योंकि आपके बॉडी में अगर प्रोटीन कम हो गया ना, तो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका डायलिसिस में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और डायलिसिस के बाद आपको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा लगेगी। इसलिए प्रोटीन इंटेक कभी भी कम नहीं करना है, प्रोटीन इंटेक आपको जितना ज़्यादा हो सके आपके बॉडी के वेट के हिसाब से उतना ज़्यादा आपको लेना है। फिर सेकंड चीज़ है कि आपको आपके डाइट में से सोडियम
यानी कि सॉल्ट की मात्रा जो है वो कम करनी है। जितना ज़्यादा आप सोडियम कम लोगे उतना आपके बॉडी को अच्छा है। क्योंकि सोडियम से क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होता है कभी-कभी। जैसे ज़्यादा सोडियम ले लिया तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो डायलिसिस में भी आपको प्रॉब्लम होगी, पानी निकलने में आपको प्रॉब्लम होगी। पानी जो होता है, जो हम पीते हैं, जो स्टोर होता है, वो स्टोर ही रहेगा, वो डायलिसिस में जल्दी से निकलेगा नहीं। तो हाई सोडियम की अपनी-अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको आपके डाइट में लिमिट करना है कि आप कितना ज़्यादा सोडियम ले रहे हो। तो अगर बहुत ज़्यादा सोडियम, बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट वाला अगर आप खा रहे हो, तो आपको उसको कम करना है। और ये तो जनरली भी, अगर आपका डायलिसिस नहीं भी चल रहा है और आप एकदम हेल्दी लाइफ जी रहे हो, तो भी आपको लो सोडियम डाइट फॉलो करना ही चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि अलग-अलग बॉडी टाइप का अलग-अलग चीज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो अगर आपका बहुत ही ज़्यादा लो सोडियम है ऑलरेडी बॉडी में, तो और डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि आप थोड़ा-सा हाई सोडियम डाइट खाइए। लेकिन जनरली आपको लो सोडियम ही खाना चाहिए, लो सॉल्ट डाइट ही खाना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में वो जो हिसाब है वो एकदम मेंटेन रहे, ज़्यादा बॉडी में गड़बड़ ना हो। अगर आपको किडनी के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए हैं स्टेज 3, स्टेज 4 में, अगर आप हो सीकेडी के, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के स्टेज 3 या स्टेज 4 में हो, तो आपके डायटीशियन के हिसाब से आपको अपना डाइट करना है कि आपके डायटीशियन कभी-कभी आपको बोलेंगे कि सोडियम कम कर दो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही बोलेंगे कि सोडियम कम कर दो, सॉल्ट कम कर दो, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ना, उतना आप स्टेज 4 से स्टेज 5 में जाने के कगार पे आ जाओगे। और अगर एक बार स्टेज 5 आ गया, तो फिर डायलिसिस की संभावनाएँ भी बढ़ जाती है। स्टेज 5 ऐज़ इन 9 क्रिएटिन हो जाता है, 7 क्रिएटिन हो जाता है। 7 के ऊपर अगर क्रिएटिन हो गया, तो आप स्टेज 4 और स्टेज 5 के दायरे में आ जाओगे। और अगर एक बार वो स्टेज 5 के दायरे में आ गए, तो फिर वो डायलिसिस का हिसाब आ जाएगा, और वो फिर बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। इसलिए बहुत बहुत बार डायटीशियंस भी बोलते हैं कि आपका सोडियम इंटेक जो है वो बहुत ही कंट्रोल में रखिए। तो सोडियम, सॉल्ट आपको कंट्रोल में रखना है, और आपका ब्लड प्रेशर आपको चेक में रखना है। अगर आपके पास घर में बीपी का मशीन है, तो रोज़ मॉनिटर करिए, आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए, और उसको एक नोट बनाइए, और कभी भी आप जब कंसल्टेशन के लिए जाते हो अपने डॉक्टर के पास, तो वो बुक आप बताइए उनको कि ये मेरा इतने दिन का ब्लड प्रेशर का काउंट है। तो उस हिसाब से डॉक्टर्स को भी आसानी रहेगी आपका ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे, क्योंकि ब्लड प्रेशर प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सोडियम कैन ऐड द ब्लड प्रेशर इंटू योर बॉडी। इसलिए आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए आपको आपका सोडियम कंट्रोल में रखना है, आपका सॉल्ट इंटेक कंट्रोल में रखना है। फिर नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है पोटेशियम और फास्फोरस। आपका जो पोटेशियम होता है, वो जो डायलिसिस मशीन होती है, उसमें से पोटेशियम निकलता नहीं है जल्दी से आपके बॉडी में से। तो जितना एफिशिएंटली किडनीज़ नेचुरली जो काम करती है ना, उतना एफिशिएंटली मशीन काम नहीं करता है। इसलिए मशीन को पता नहीं है कि क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है, क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है। तो जो पोटेशियम जो अंदर बॉडी में स्टोर हो रहा है, जो एक्सेसिव पोटेशियम बॉडी में स्टोर हो रहा है, वो मशीन को पता नहीं है, डायलिसिस मशीन को पता नहीं है कि वो भी निकालना है। तो आपका पोटेशियम भी कंट्रोल में होना चाहिए। तो पोटेशियम किस-किस चीज़ से बढ़ सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे कि कोकोनट से पोटेशियम बढ़ता है, तो कोकोनट तो मतलब एज़ अ पॉइज़न है किडनी के पेशेंट्स के लिए। चाहे आप कि डायलिसिस पे हो या डायलिसिस पे नहीं हो, लेकिन आपको अवॉइड ही करना है हाई पोटेशियम वाली चीज़ें। तो हाई पोटेशियम में कोकोनट आ गया, फिर पोटैटोज़ आ गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोटेशियम में काउंट होती है, जो आपको अवॉइड करनी है। तो वो अवॉइड करने के लिए मतलब आपको कौन-सी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपको पोटेशियम बढ़ेगा, आप अपने डायटीशियन से पूछिए, और आपके ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको डायटीशियन बताएँगे कि आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, ताकि आपका हाई पोटेशियम ना बढ़े। क्योंकि अगर पोटेशियम अगर बॉडी में बढ़ जाता है ना, तो हार्ट फेलियर की रिस्क बढ़ जाती है, और ये हमको तो नहीं चाहिए कि हमारा हार्ट फेलियर हो। तो पोटेशियम हमको कंट्रोल में रखना है, और नेक्स्ट चीज़ है कि आपको फास्फोरस कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर हाई फास्फोरस अगर आपके बॉडी में हो गया ना, तो आपको बोन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, जैसे कि हड्डी आपकी कमज़ोर होने लगेगी, क्योंकि बोन में से कैल्शियम निकल रहा है, कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है। अगर हाई फास्फोरस है, तो कहीं न कहीं वो कैल्शियम को भी अफ़ेक्ट करता है।
तो आपको बोन्स की प्रॉब्लम होगी, आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत सारे अगर एक बार बोन की प्रॉब्लम हो गई, हड्डी की प्रॉब्लम हो गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मुझे हाई फास्फोरस का प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो पीटीएच की प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे पीटीएच का मतलब होता है पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होता है हमारे बॉडीज़ में, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जो फास्फोरस को कंट्रोल में रखता है। लेकिन अभी किडनीज़ नेचुरली काम नहीं कर रही है, इसीलिए जो पीटीएच का जो ग्लैंड है, वो भी हाई एक्टिव हो जाता है। तो वो उसको हाइली एक्टिव होने के बाद जो हमारे जो बोन्स जो होते हैं ना, वो वीक होने लगते हैं। तो इसी वजह से हमें हमारा फास्फोरस भी कंट्रोल में रखना चाहिए। तो डॉक्टर्स बहुत बार हमें फास्फोरस बाइंडर्स भी देते हैं हमारे मेडिसिन में, उसको फास्फोरस बाइंडर्स बोलते हैं। तो फास्फोरस बाइंडर्स अगर हम लेते हैं ना, तो हमारा फास्फोरस कंट्रोल में रहता है। तो हमें हमारा फास्फोरस भी कंट्रोल में रखना है ताकि हमारे हड्डी की प्रॉब्लम ना हो। तो ये डायलिसिस पेशेंट्स को सँभालना है और जो अर्ली सीकेडी पेशेंट्स हैं, स्टेज 3, स्टेज 4 के जो पेशेंट्स हैं, उनको भी ये बात ध्यान रखनी है कि ताकि आगे जाके उनको ये पोटेशियम की या फास्फोरस की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऑलरेडी किडनीज़ की जो वर्किंग है वो धीरे-धीरे करके कम हो रही है। किडनी फेलियर हो रहा है इसका मतलब है कि क किडनी की जो क्षमता है काम करने की वो धीरे-धीरे कम हो रही है। उसमें भी अगर पोटेशियम की प्रॉब्लम हो रही है, फास्फोरस की प्रॉब्लम हो रही है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे जाके। और जो फिर डायलिसिस अगर स्टार्ट हो भी गया, आगे जाके स्टेज 5 अगर आपको हो गया और डायलिसिस अगर आपका स्टार्ट हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी क्योंकि फिर फास्फोरस और पोटेशियम बढ़ता ही जाएगा और एक बार अगर वो बढ़ता गया तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लीव अ वेरी हेल्दी लाइफ। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में रखनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस ये 3 चीज़ जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा खाना है और प्रोटीन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाना है। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन हमारे बॉडी में आएगा ना उतना अपने को हेल्थ में स्ट्रेंथ मिलेगा, बॉडी में स्ट्रेंथ मिलेगा डे टू डे वर्क करने के लिए। फिर अगर आप डायलिसिस पे हो, आपका डायलिसिस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो डॉक्टर्स ने आपको कहा ही होगा कि आपको फ्लूइड कंट्रोल करना है, आपका वाटर कंट्रोल करना है। क्योंकि क्या होता है ना सिंपल मैं लॉजिक बताता हूँ, एकदम सिंपल वे में बताता हूँ कि किडनीज़ का काम क्या होता है, अपने बॉडी में अनवांटेड जो चीज़ें होती है, वेस्ट जो चीज़ें होती है, वो फ़िल्टर करना काम होता है किडनी का। और किडनी यूरिनेशन में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, यूरिनेशन में हेल्प करता है। अभी मान लो कि आपकी किडनीज़ वर्क नहीं कर रही, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि अभी आप डायलिसिस पे जा रहे हो, तो जो किडनी का काम है वो डायलिसिस मशीन कर रहा है ना? तो अभी जो एफिशिएंटली काम जो किडनी कर रही थी, वो डायलिसिस मशीन नहीं कर पाता है ना? वो तो हफ्ते में ज़्यादातर नॉर्मली डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता है। लेकिन जब किडनी आपकी जब एक्टिव थी, वो तो 24 घंटा काम कर रही थी। तो जो 24 घंटा जो काम कर रही थी जो चीज़, वो अभी हफ्ते में सिर्फ़ 3 ही बार काम कर रही है, वो भी सिर्फ़ 3 या 4 घंटे के लिए। तो इसलिए जितना भी आप फ्लूइड लेते हो ना, वो फ्लूइड कैसे भी हो, पानी पियो या दाल खाओ या जूस पियो या कोई भी माध्यम से अगर आप फ्लूइड ले रहे हो, तो वो फ्लूइड पास होने की अब जगह नहीं है। क्योंकि किडनी ने फ़िल्ट्रेशन का काम बंद कर दिया, अभी फ़िल्टर कौन करेगा? तो इसका मतलब ये है कि जितना भी फ्लूइड आप पी रहे हो, वो सब स्टोर हो रहा है। तो वो स्टोर कहाँ होगा? लंग्स में स्टोर होगा, पैर में स्टोर होगा, फेस पे स्टोर होगा। तो वो पैर में सूजन आने लगेगी, फेस पे सूजन आने लगेगी। लंग्स में अगर पानी भर रहा है, लंग्स में अगर वो फ्लूइड भर रहा है, तो आपको ब्रेथलेसनेस, साँस लेने में प्रॉब्लम होगी। आप जब सोओगे तो आपको साँस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट होगी अगर आपका फ्लूइड्स बढ़ गया। तो वो फ्लूइड्स कब निकलेगा? जब आपका डायलिसिस होगा, लेकिन जब डायलिसिस होगा तब होगा। लेकिन अभी जो फ्लूइड्स बढ़ रहा है उसका क्या? इसकी वजह से आपको जितना कम हो सके उतना कम आपको पानी पीना है, उतना कम आपको फ्लूइड्स पे नज़र रखनी है। तो आप अगर पूरे दिन के डाइट में अगर आप 2 से 3 बार अगर दाल खा रहे हो या पहले जो आप जब आपकी किडनी हेल्दी थी तब आप 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर जो आप पानी पी रहे थे, उसको अभी लिमिट करना है। उसको जितना कम हो सके उतना करना है। अगर 4 बार अगर आप दाल-चावल खा रहे थे, तो अगर 4 बार दाल खा रहे थे, तो अभी सिर्फ़ 2 बार दाल खाओ या तो 1 ही बार दाल खाओ। तो उससे आपका फ्लूइड भी लिमिट में रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है, वो सारी की सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, ताकि आपका डायलिसिस में जब आप करवाओ,
तो एकदम अच्छे से हो। क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लूइड आपके बॉडी में बढ़ेगा और जब जितना ज़्यादा आपका डायलिसिस में पानी निकलेगा, उतना ही ज़्यादा आपके हार्ट को अफ़ेक्ट होगा। आपका हार्ट कम हो जाएगा क्षमता में काम करने के लिए। तो अभी ऑलरेडी किडनी खराब है, तो अभी हमको ये नहीं चाहिए कि अपना हार्ट भी खराब होना चालू हो। इसलिए जितना कम हो सके उतना फ्लूइड आपको लेना है। तो बस ये थे थोड़े से टिप्स रिगार्डिंग डाइट। अगर आप डायलिसिस पे हो या अर्ली आपका स्टेज 3 स्टेज 4 पे हो, तो आपको क्या-क्या डाइट में लेना चाहिए और क्या-क्या अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में ये थोड़ी-सी वीडियो थी। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको प्रोटीन का इंटेक आपका कम नहीं होना चाहिए और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, आपका जो किडनी का डॉक्टर है और आपका जो डायटीशियन है, उसका कंसल्टेशन के बिना आपको कुछ नहीं करना है। मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो बहुत ही जेनेरिक है, बहुत ही जनरल वे में मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि ये चीज़ खानी है और ये चीज़ अवॉइड करनी है। लेकिन अगर आपको पर्सनलाइज़्ड एकदम प्रॉपर डाइट चार्ट चाहिए, तो वो आपका डॉक्टर ही, आपका डायटीशियन ही आपको बता सकता है। उसके अलावा आप किसी भी गूगल करके अगर ल पढ़ लेते हो कि अरे डायलिसिस पेशेंट को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना। खुद अपना डॉक्टर मत बनना, अपने डॉक्टर के पास जाना ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके, आपका डायटीशियन आपको अच्छे से गाइड कर सके। क्योंकि वो जितने अच्छे से आपको गाइड करेंगे, अच्छे से आपको आपका डाइट प्लान बना के देंगे, उतना आपको कहीं पे भी दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने डायटीशियन के साथ, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना और वो जो बोल रहे हैं, जिस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, वो गाइडेंस में ही आप चलना। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो कोई भी हो आपके लाइफ़स्टाइल के रिलेटेड, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे से आपको ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप अपने डायटीशियन से और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, जो अपने किडनी का डॉक्टर है, उससे ही कंसल्ट करके सारी चीज़ें करना। तो बस ये था छोटा-सा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और अगर किसी रिश्तेदार में या किसी फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर किसी को डायलिसिस है या किसी को किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 का सीकेडी का प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हुआ है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और उनसे कहना कि अपना एकदम अटमोस्ट ख़्याल रखें और अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।